Good morning, class 10th. As we are continuing manufacturing industries, and in manufacturing industries we are studying mineral-based industry. So in mineral-based industry, we have completed that is आयरन स्टील इंडस्ट्री, और इसी आयरन स्टील इंडस्ट्री में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ तक हमने चीज़ों को देखा था डैट आयरन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन स्टील इंडस्ट्री एक की इंडस्ट्री है। इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री ऑन विच द अदर इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। indirectly they are actually dependent on the steel industries, whereas steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction, medical, defense, etc. It means that with the substitute of iron, steel is now being used in many sectors, as well as most of the households are also using steel as a substitute of iron where it can be easily used. And some other कुछ और जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स जो बनाए जाते हैं, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम किया जाता है, या डिफेंस में काम किया जाए, तो इन सारी की सारी चीज़ों में क्या है जो है कि मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टील का। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। इस लाइन पे मैंने बहुत ही आपको इम्पोर्टेंस दिया था पिछले लेक्चर में कि प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ स्टील बोथ आर रिगार्डेड एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब किसी कंट्री में प्रोडक्शन स्टील का ज़्यादा हो, प्रोडक्शन के साथ साथ कंजम्पशन भी ज़्यादा हो, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसा ना हो कि कंट्री सिर्फ प्रोडक्शन करे लेकिन उसका यूज़ ना कर सके, तो इट मीन्स कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतने अच्छे प्रोसेस से उतने तेज़ी प्रोसेस से नहीं हो पाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन both is required for iron ore steel industries, for iron and steel industries। तो ये हमने iron and steel industries के बारे में पढ़ा। It is a heavy industry because all the raw materials as well as finished goods are heavy, bulky and entailing heavy transportation cost। तो इन सारे पहलुओं को हम देख चुके हैं, इससे हम चीज़ों को पढ़े हैं। आगे अगर देखें तो यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था, और बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेटा आपको देखने को मिलता है। देखिए, इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। इन 2004 इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील विच अकाउंटेड फॉर 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड। Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron steel industries. It is largely because of relative advantage this region has the development of the industry. This include low cost of iron ore, high grade raw material in proximity, cheap labor and vast growth potential in the home market. Though India is an important iron steel producing country in the world, yet we are not able to perform to all our potential largely due to high cost and limited availability of coking coal। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि आज 1950s की पहले बात करें अगर, तो चाइना और इंडिया दोनों ने सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोड्यूस किया था, लेकिन अगर आप वर्तमान में देखें तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। और यही नहीं, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टील का होने के साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। 2004 में हालांकि देखा जाए तो इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील विच अकाउंटेड फॉर 2.25% फॉर द ग्लोबल स्टील ट्रेड। और ये एक डेटा बता रहा है कि भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर स्टील का था 2004 में, और 2.25% भारत का शेयर था स्टील में ग्लोबल ट्रेड के कंपैरिजन में। आगे नीचे बता रहा है कि कौन सा ऐसा रीज़न बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर है छोटा नागपुर प्लेट्यू के लिए, तो वो बेसिकली हम जो है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम कहेंगे। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ द रीज़न which has the maximum concentration of iron and steel industry.
It is largely because of relative advantage this region has for the development of this industry. अब जरा सा एक ये चार्ट देखिए, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे ईयर प्लॉट है और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन मैट्रिक टन में प्लॉट है। एमटी लिखा हुआ है वो मैट्रिक टन है। देखिए 1949 में जितना प्रोडक्शन जो है कि इंडिया का था उतना ही प्रोडक्शन चाइना का था। ये चीज़ आपको बता रहा है ग्राफ, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें लगभग 1950 की बात कर रहा है। फिर 1999 में आइए, देखिए आगे के 40 सालों में कितना डिफरेंस है, इंडिया 25 मैट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना 130 मैट्रिक टन प्रोड्यूस कर रही है। फिर भारत का डेटा अगर देखिए तो 25 से 26, 26 से 27, 27 से 29, 32, 32.6 ये एक आपका डेटा दे रहा है। और चाइना देखिए किस तरह से वो बढ़ते जा रहा है, एक पिलर की तरह से बढ़ते जा रहा है। सिर्फ 2002 और 2003 में देखा जाए तो 2002 के बाद गिरावट आई, लेकिन इसके बाद इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ कि 2003 से 4 के बाद 220 मैट्रिक टन से सीधे 270 मैट्रिक टन हो गया। अब यहाँ एक कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि 2004 में इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर 2.25% ऑफ ग्लोबल स्ट्रीट ट्रेड। तो ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है सर, जिसको मैंने हाईलाइटेड किया। अरे सॉरी, ये एक्सपोर्ट की बात किया, 2.25% लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। फिर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ आपको प्रोडक्शन का दिखा रहा है। तो इसीलिए आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट भले ही भारत 2004 में ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन आप प्रोडक्शन देखेंगे तो कंटिन्यूअसली चाइना का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के कंपैरिजन में 1950 के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। तो ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है और एज़ वेल एज़ कंजम्पशन है वो चाइनीज़ इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिस वजह से डेवलपमेंट उस कंट्री का ज़्यादा जो है कि ग्रोथ रेट से उसका डेवलपमेंट होना तय है। फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन बताया है यहाँ पे। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन मैक्सिमम कंसंट्रेशन है किस चीज़ का, तो जो है कि आयरन का या आयरन ओर का कह सकते हैं। तो आयरन ओर जब ओर्स के रूप में है तो ये ओर्स जो है ये इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन छोटा नागपुर प्लेट्यू पे है, मैंने उस प्लेट्यू में और उस प्लेट्यू के इर्द गिर्द आपको आयरन ओर ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ जो है कि डीमेरिट्स भी है ज़रूर आयरन स्टील इंडस्ट्री की। डीमेरिट्स क्या है? पहला, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। हाई कॉस्ट यानी कि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है बनाने का, जिस वजह से लागत अगर आती है तो मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं रह पाएगा। और दूसरा, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। अगर आप पिछले परसों का अगर आप लेक्चर पढ़े होंगे तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि कोकिंग कोल इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर स्टील। तो कोकिंग कोल की कुछ रेशियो में क्या है ज़रूरी होता है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या आयरन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो भी लिमिटेड है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जी जो लेबर काम कर रहे हैं उनकी लोअर प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी से पैसे का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि काम जो है वो जितना होना चाहिए था उससे कम स्पीड से हो रहा है या कम इफ़िशियंसी से हो रहा है। तो काम अगर ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो ये भी एक समस्यात्मक बात है। फिर इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यस इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन। अगर सप्लाई की जो है कि कह सकते हैं कि एनर्जी रेगुलर नहीं है तो भी एक प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता है, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। एक आपका जो है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक यूनिट है जो डेवलपमेंट कह सकते हैं कि जितने भी सारे डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही अंतर्गत आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, इरेगुलर सप्लाई है एनर्जी की, कोकिंग कोल कम है, कॉस्ट ज़्यादा है। ये सारी कुछ ड्रॉबैक्स रही हैं किस चीज़ की, आयरन स्टील इंडस्ट्री। आगे देखिए दिया है कि लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ गिवन बूस्ट टू द कंट्री विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। लिबरलाइजेशन और FDI,
ठीक है, ये दोनों क्या है कि इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाया है रिसेंटली कुछ ईयर्स में। ठीक है, देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट रिसोर्स टू रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली, और इसकी ज़रूरत है कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं इसको और कंटिन्यू करते जाएँ।